अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। तो मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरफ़ेस के मुख्तलिफ़ मरहले। तो इंटरफ़ेस के 3 मरहले थे जिनके नाम हमने कल ही पढ़ लिए थे। आज उन 3 मरहलों को तफ़सील से पढ़ेंगे। तो उनको तफ़सील से पढ़ने के लिए आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। तो मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, कल हमने इंटरफेस के मुख्तलिफ मरहलों के नाम पढ़े थे। आज हम उन मरहलों की तफसील जानेंगे। तो हमने कल पढ़ा था कि इंटरफेस के 3 मरहले हैं। आइए पहले उनके हम नाम लिख लें। इंटरफेस के 3 मरहले, उनमें से सबसे पहला मरहला था G1 फेज। दूसरा मरहला था S फेज और सबसे आखिरी और तीसरा मरहला था इंटरफेस का G2 फेज। तो ये इंटरफेस के 3 मरहले थे। आज हम इन तीनों मरहलों को तफसील से पढ़ते हैं और ये निहायत ही अहम मरहले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे G1 फेज के बारे में। सेल जब पैदा होता है, पैदा होने के फौरन बाद सबसे पहले सेल जिस फेज में दाखिल होता है वो G1 फेज है। पैदा होने के बाद सेल G1 फेज में दाखिल होता है और इस फेज में जब सेल दाखिल होता है, सेल के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक सरगर्मियां होती हैं और सेल बहुत सारे अफ़आल सरअंजाम देते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि G1 फेज में सेल कौन कौन से अफ़आल सरअंजाम देता है और कौन सी मेटाबॉलिक सरगर्मियां इस फेज के दौरान सेल के अंदर हो रही होती हैं। तो ये जानने की कोशिश करते हैं और ये हम पॉइंट्स की शक्ल में लिख लेते हैं ताकि अगर आपको मुख्तसर सवाल आ जाए कि G1 फेज के दौरान सेल के अंदर क्या क्या होता है तो आप बाआसानी मुख्तलिफ पॉइंट्स की शक्ल में ये बता सकें और पूरे नंबर हासिल कर सकें। तो G1 फेज के दौरान सेल के अंदर क्या क्या होगा ये जानने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम जो G1 फेज के दौरान सेल के अंदर होगा वो सेल के साइज में इजाफा होगा। सेल अपना साइज पहले से बढ़ा लेगा। सेल जब पैदा होता है तो वो बहुत छोटे साइज का होता है, लेकिन जैसे ही वो G1 फेज में आता है तो सेल का साइज बढ़ जाता है, पहले से ज्यादा हो जाता है। तो सबसे पहला काम जो सेल करेगा G1 फेज में आने के बाद वो अपने साइज में इजाफा करेगा। पहला काम सेल सबसे पहला काम जो इस फेज में आने के बाद वो करेगा, सेल अपना साइज बढ़ाएगा। सबसे पहला काम अपने साइज को बढ़ाएगा। मिसाल के तौर पर ये वो सेल है जो अभी नया नया पैदा हुआ है। ये सेल अभी नया नया पैदा हुआ है, फौरन ये सेल G1 फेज में आएगा और ये सेल जैसे ही G1 फेज में आ जाएगा इसका साइज पहले से बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं, पहला काम। दूसरा काम, दूसरा फेल जो सेल के अंदर होगा वो क्या होगा, वो ये है कि सेल कुछ ऑर्गेनेलीज की तादाद बढ़ा लेगा। जैसा कि सेल किन ऑर्गेनेलिस की तादाद बढ़ाएगा, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स। तो सेल G1 फेज के दौरान अपने साइज में इजाफा करने के बाद, अपने आप को बड़ा करने के बाद, अपने अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी बढ़ा लेगा और राइबोसोम्स की तादाद भी बहुत
ज्यादा कर लेगा। आप देख सकते हैं जब अभी सेल पैदा हुआ था उसमें राइबोसोम्स थोड़े से थे और ये वो सेल का न्यूक्लियस है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। लेकिन जीवन फेज के अंदर आने के बाद उस सेल ने एक तो अपने साइज को बढ़ाया, दूसरा उसने अपने अंदर राइबोसोम्स की तादाद को भी बढ़ा लिया और इसके साथ साथ उसने अपने अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद को भी बढ़ा लिया। आप देख सकते हैं अब आपको माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद पहले से ज्यादा नजर आ रही होगी। तो ये दूसरा काम सेल ने किया। इसी फेज में सेल और क्या करेगा? इस फेज में सेल अपने अंदर प्रोटीन्स की तैयारी करेगा। सेल प्रोटीन्स की फराहमी को बढ़ा लेगा। इसी फेज के दौरान सेल अपने अंदर प्रोटीन्स की तैयारी या फराहमी को बढ़ा लेगा। तो इसी फेज में, जीवन फेज में ही सेल ये तमाम अफ़आल सर अंजाम देगा। तीसरा फेल जो वो सर अंजाम देगा उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि वो अपने अंदर प्रोटीन्स की तैयारी या फराहमी को बढ़ा लेगा, बहुत ज्यादा कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन्स अपने अंदर बनाएगा। ये था तीसरा फेल जो सेल अपने अंदर सरंजाम देता है जीवन फेज के दौरान। इसके अलावा सेल जीवन फेज के दौरान एक और फेल सरंजाम देता है अपने अंदर। वो क्या है? सेल इसी फेज के दौरान अपने अंदर एंजाइम्स की तैयारी करवाएगा। सेल उन एंजाइम्स को तैयार करेगा जो क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन जो क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन के लिए बहुत जरूरी हैं। तो इसी फेज में सेल उन एंजाइम्स को भी तैयार करेगा अपने अंदर जो एंजाइम्स क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट करने के लिए यानी उनकी तादाद को डबल करने के लिए बहुत जरूरी हैं। ये सारे अफ़आल सेल के अंदर जीवन फेज के दौरान ही सरंजाम पाएंगे। तो जीवन फेज एक निहायत ही अहम फेज है। इसके बारे में हमने तफसील से जाना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जीवन फेज के दौरान सेल के अंदर क्या क्या वाकयात वकू पजीर होंगे तो ये आप तमाम वाकयात लिख देंगे इन्हीं पॉइंट्स की शक्ल में, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये था जीवन फेज। अब इंटरफेस की दूसरी फेज के बारे में पढ़ेंगे जो है एस फेज। तो सेल एस फेज के दौरान क्या क्या करेगा? एस फेज के दौरान सेल एक ही काम करेगा। एस निकला है सिंथेसिस से। सिंथेसिस का मतलब है बनाना। एस फेज के दौरान हर क्रोमोसोम अपनी अपनी एक कॉपी बनाएगा। जब हर क्रोमोसोम सेल के अंदर पाया जाने वाला हर क्रोमोसोम अपनी अपनी एक कॉपी बनाएगा तो सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद डबल हो जाएगी। तो एस फेज में क्या होगा? एस फेज में इस फेज में सेल अपने क्रोमोसोम्स की कॉपियां बनाएगा।
जब हर क्रोमोसोम अपनी अपनी एक कॉपी बनाएगा तो इस तरह से क्रोमोसोम की तादाद डबल हो जाएगी और इस अमल को डुप्लीकेशन कहते हैं। और अगर आपको याद हो, हमने अभी पढ़ा क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन के लिए जो एंजाइम्स बहुत जरूरी होते हैं वो G1 फेज में ही बन जाते हैं। क्रोमोसोम की कॉपियां बनाएगा, इस अमल को डुप्लीकेशन कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन से क्या मुराद है, तो आप बताएंगे इस अमल में क्रोमोसोम्स अपनी कॉपियां बनाते हैं और सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद डबल हो जाती है। अगर क्रोमोसोम्स एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो एस फेज, जब वो सेल एस फेज में आएगा तो एस फेज में उस सेल में 46 क्रोमोसोम से 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे और एस फेज में क्रोमोसोम जो है वो सिस्टर क्रोमैटिड्स पर मुश्तमिल होगा। इसका क्या मतलब है ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। ये मैं वो वाला क्रोमोसोम बनाने लगा हूं जो सेल के अंदर मौजूद होता है। एस फेज से पहले सेल के अंदर इस तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। ये वो वाला क्रोमोसोम है जो उस सेल के अंदर पाया जाता है जो सेल अभी एस फेज में नहीं बल्कि G1 फेज में ही होता है। तो G1 फेज में मौजूद सेल्स के अंदर इस तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। ये जो क्रोमोसोम का बिल्कुल मरकजी या दरमियानी हिस्सा है इसे सेंट्रोमेयर कहते हैं। सेंट्रोमेयर, जबकि ये मरकजी हिस्से के ऊपर और नीचे जो आपको क्रोमोसोम के हिस्से नजर आ रहे हैं इन दोनों हिस्सों को एक साथ क्रोमैटिड कहते हैं। क्रोमाइटेड, क्रोमाइटेड, तो ये क्रोमाइटेड है। ये जो सेंट्रोमियर के ऊपर और नीचे इन दोनों हिस्सों को मिलाकर एक क्रोमाइटिड बनता है। ये वो वाला क्रोमोसोम है जो ऐसे सेल में पाया जाता है जो अभी G1 फेज में है। लेकिन जैसे ही वो सेल जिसमें इस तरह के क्रोमोसोम होते हैं जिसमें सिर्फ एक क्रोमाइटिड और एक सेंट्रोमियर होता है, जब ये वाले सेल जिनमें इस तरह के क्रोमोसोम होते हैं ये एस फेज में आएंगे, एस फेज में ये क्रोमोसोम्स अपनी कॉपियां बनाएंगे, खुद को डुप्लीकेट करेंगे, तो क्रोमोसोम्स इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम होता है उसमें दो क्रोमैटिड्स हो जाते हैं। ये एक क्रोमैटिड और ये दूसरा क्रोमैटिड। तो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम एस फेज जैसे ही आती है तो ये जो क्रोमोसोम था जिसमें एक क्रोमैटिड था उसने अपने आप को डुप्लीकेट किया, उसने अपने सामने अपने जैसी एक कॉपी बना ली, लेकिन वो जो कॉपी थी वो सेंट्रोमेयर के साथ ही जुड़ी रही। तो ये जो क्रोमोसोम आपको नजर आ रहा है ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। बुनियादी तौर पर ये दो क्रोमोसोम है जो एक दूसरे के साथ सेंट्रोमेयर वाले इलाके से जुड़े हुए हैं। तो ये वाला जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है जिसमें दो क्रोमैटिड्स हैं और इन दो क्रोमैटिड्स को आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स, तो आपसे पूछा जा सकता है सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या हैं। वो वाले दो क्रोमैटिड्स जो एक ही क्रोमोसोम के अंदर होते हैं और वो क्रोमोसोम्स जिसमें दो क्रोमैटिड्स होते हैं वो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम होता है। तो ये क्रोमोसोम्स आपको जिसमें दो क्रोमैटिड्स यानी सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे ये आपको एस फेज में नजर आएगा, जबकि एस फेज से पहले सेल के अंदर ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जिसमें सिर्फ एक क्रोमैटिड होते हैं क्योंकि वो डुप्लीकेटेड नहीं हुए होते।
नेक्स्ट है, अगली जो फेज है वो है G2 फेज। तो G2 फेज में क्या होगा? G2 फेज में सेल अपने अंदर उन प्रोटीन्स की तैयारी करेगा जो प्रोटीन्स सेल को तकसीम करने के अमल के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी जो प्रोटीन्स माइटोसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। माइटोसिस एक ऐसा अमल है जिस अमल के दौरान सेल ने तकसीम होना है। तो वो वाली प्रोटीन्स जो सेल को तकसीम करने के लिए निहायत ही ज़रूरी हैं, वो प्रोटीन्स सेल के अंदर G2 फेज के दौरान बनेगी। और ये प्रोटीन्स माइटोसिस के अमल के लिए बहुत ज़रूरी है। माइटोसिस एक ऐसा अमल है जो सेल को तकसीम करता है। तो ये लिख लेते हैं, G2 फेज में ऐसी प्रोटीन्स बनती हैं सेल के अंदर जो माइटोसिस एक ऐसा अमल है जिस अमल ने सेल को तकसीम करना है, जो माइटोसिस के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये प्रोटीन्स सेल के अंदर नहीं बनेगी तो सेल कभी भी तकसीम नहीं होगा, क्योंकि उन्हीं प्रोटीन्स ने जो G2 फेज के दौरान सेल के अंदर बनती है, सेल को तकसीम करना होता है। दरअसल वो जो प्रोटीन्स G2 फेज के दौरान सेल के अंदर बनती हैं, जिन्होंने सेल को तकसीम करना है, वो प्रोटीन्स सेल के अंदर खास किस्म के धागे बनाती हैं और उन खास किस्म के धागों को कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। इन धागों ने ही सेल को तकसीम करना है। स्पिंडल फाइबर्स, ये धागे बहुत अहम हैं सेल की तकसीम के अमल में, माइटोसिस में। यही धागे इन प्रोटीन से बने होते हैं जो G2 फेज के दौरान बनती हैं। तो G2 फेज के दौरान जो प्रोटीन्स बनेंगी वो माइटोसिस के अमल के लिए बहुत जरूरी है, सेल के तकसीम के लिए बहुत जरूरी है। और वो प्रोटीन्स जब सेल तकसीम हो रहा होगा, उस तकसीम होते हुए सेल में स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगी जो सेल को तकसीम करेंगी। स्पिंडल फाइबर्स ऐसे धागे हैं जिनका सेल की तकसीम में बड़ा अहम किरदार है। ये थी G2 फेज। जैसे ही G2 फेज का खात्मा हो जाएगा, यहां पर G2 फेज जो कि इंटरफेस का आखिरी मरहला था, यहां पर इंटरफेस का भी खात्मा हो जाएगा। और जैसे ही इंटरफेस का खात्मा होगा तो सेल अपनी जिंदगी के दूसरे बड़े मरहले में आएगा जिसे M फेज कहा जाता है। और एम फेज के बारे में हमने गुज़िश्ता लेक्चर में भी पढ़ा था। ये ऐसी फेज है जिस फेज में सेल अपने आप को तकसीम कर कर नए सेल्स बना देता है। तो इस फेज में सेल तकसीम होकर नए सेल्स, उन नए सेल्स को डॉटर सेल्स भी कहते हैं, या डॉटर सेल्स पैदा करेगा। तो ये वाला मरहला जिसमें सेल तकसीम हो जाता है, जो बहुत मुख्तसर मरहला है, इसे एम फेज या माइटोटिक फेज कहते हैं, जिसमें एक सेल तकसीम होकर नए सेल या डॉटर सेल पैदा करता है। तो ये आज हमने इंटरफेस के मरहलों को तफसील से जाना और हर मरहले में सेल के अंदर कौन कौन से अफ़आल सरअंजाम पा रहे होते हैं उनकी भी तफसील हासिल की। और हमने आखिर पर एम फेज के बारे में पढ़ा कि उसमें सेल तकसीम होकर नए सेल या डॉटर सेल्स पैदा कर देता है। तो मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने इंटरफेस के 3 मरहलों के बारे में तफसील से पढ़ा। हमने G1 के बारे में भी पढ़ा, एस फेज के बारे में भी पढ़ा और हमने G2 फेज को भी तफसील से पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपने आज का लेक्चर बड़े अच्छे से समझा होगा। मज़ीद तफसील आने वाले लेक्चर्स में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।